नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एएनएमई कॉर्नर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये आज हमारी पूरी चर्चा जिन बिंदुओं पर आधारित है उनकी हम बात करें तो आज हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो सोर्स है वो जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। दूसरी हमारी बात आपसे होगी कि यहाँ में किन किन जो प्रमुख शासक थे, इन शासक का या जो राजा थे उन राजा का कौन कौन सा रोल है, कौन कौन सा योगदान है, क्या क्या वो करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे प्रशासनिक स्ट्रक्चर की और सैन्य स्ट्रक्चर की। हमारी बात इसी क्रम में आपसे होगी कि वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था क्या थी और मौर्य कला के बारे में यानी मौर्यन आर्ट के बारे में। इतनी चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपके पास एक इमेज रखी हुई होगी, इस इमेज में आप दो लोगों को देख रहे होंगे। पहला जिसको आप दिखाई दे रहा है संत की तरह, ये है चाणक्य। यह है चाणक्य। चाणक्य कौन था, चाणक्य कौन थे, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। इन्हें जो नंद शासक हुआ करते थे, नंद शासक इन्हें बड़ी ही घृणा से देखते थे, तो तय उन्होंने नंदों से बदला लेने का फैसला किया और चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्हें शिक्षा दीक्षा दी और साथ ही साथ इनके अंदर ऐसी एबिलिटी भरी, गुण बढ़ी और उन्हीं से उन्होंने प्रतिशोध लिया चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। इनका चाणक्य नाम बाद में पड़ा, इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। और इन्हें एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। आइए आपसे एक एक बिंदु पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मौर्य काल के सोर्स के बारे में बात करेंगे कि स्रोत क्या है। मौर्य काल के स्रोत के लिए हमें मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है साहित्यिक, यानी जो जानकारी हमें किताबों से मिलती है, और दूसरा जो अभिलेखों से मिलती है, जो अभिलेख खुदाए गए हैं उनसे। तो जो अभिलेख खुदाए गए हैं उनसे जो जानकारी मिलती है उसमें सबसे प्रमुख जो है वो है रुद्र दामन का अभिलेख। रुद्र दामन का अभिलेख अगर देखें, रुद्र दामन के अभिलेख में क्या चर्चा मिलती है, तो रुद्र दामन के अभिलेख में आप पाएंगे कि यहाँ से जानकारी दो राजाओं की मिलती है। कौन कौन, एक अशोक की जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है, और दूसरी जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की। ये कालांतर में यहीं से ये बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त, इसी अभिलेख पे लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर एक झील का निर्माण कराया जिसका नाम था सुदर्शन झील। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने रुद्रदामन में एक झील का निर्माण कराया, सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे दो शासकों की चर्चा मिलती है, एक अशोक की और एक चंद्रगुप्त मौर्य की। दूसरा जो हमारा सोर्स है वो है साहित्यिक, यानी साहित्य में कहाँ कहाँ, किताबों में कहाँ चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए दो सोर्स प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं। पहला, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। चाणक्य ने एक किताब लिखी, राजनीति की किताब, ये इकोनॉमी की किताब नहीं है, नाम उसका था अर्थशास्त्र। और दूसरी जो किताब थी, दूसरी किताब का नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये राजदूत था किसका, सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था और ये दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये जो हमारे पास तीन प्रमुख सोर्स आए, इन तीनों सोर्सों से हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और इस पूरे तीनों सोर्सों से जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसी पे आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो हमने अब पहले इन तीनों सोर्सों पे बात कर लें। अब हम बात करेंगे, अब तक हमारी बात हुई अभी आपसे रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में कि ये दो लोगों की जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील की यहाँ से चर्चा मिलती है। लेकिन अब पहले हम बात कर लें अर्थशास्त्र के बारे में। ये कुछ इसकी जो यहाँ से प्रश्न इसके बन सकते हैं वो क्या है कि पहली बात सबसे महत्वपूर्ण, ये एक राजनीति की किताब है, ये अर्थशास्त्र की बुक नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है। दूसरी चीज़, इसकी जो लिखी गई है जो भाषा है, वो भाषा कौन सी है, वो भाषा है संस्कृत। इसमें कुल मिला जुलाकर 4000 श्लोक के आसपास लिखे गए हैं। 4000 श्लोक का संकलन अपने काल में चाणक्य ने किया है इसमें। तो ये थी अर्थशास्त्र की बात। दूसरी बात करें
मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में। तो मेगास्थनीज के बारे में हमने बताया कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, और वहाँ पे जो देखा उसने एक किताब में लिखी जिसका नाम उन्हें रखा इंडिका। इंडिका में बात की गई है किस भाषा में, ये लिखी गई है यूनानी भाषा में। और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए जो महत्वपूर्ण है, इसमें जो मेगास्थनीज था वो विदेशी होने के कारण भारतीय समाज को समझ नहीं पाया, अतः यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जिन पे विश्वास कम किया जा सकता है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो अब यहाँ से हम आगे चलें। जो जानकारी वो देता है वो क्या है, या इन सोर्सों से जो जानकारी मिलती है वो क्या है। सबसे पहले जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने के लिए एक शासक आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और ये किसको हरा कर सत्ता में आता है, तो ये हरा के आता है घनानंद को सत्ता में। घनानंद, जैसा कि हमने बताया था कि घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और उसका नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अब इसके जो पिता यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे वो कौन थे, तो ये एक मौर्य क्षेत्र हुआ करता था, मौर्य वंश के ही वो सरदार थे, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन अगर इसे ये माना जाए, ये देखा जाए क्या ये क्षत्रिय थे या वैश्य थे, जो हमने हायरार्की बताई थी आपको, क्या ये क्षत्रिय थे या वैश्य थे, तो इसमें अलग अलग सोर्सों से अलग अलग जानकारी मिलती है। देखिए इसमें ब्राह्मण जो है, जो सबसे उच्च वर्ग है, ये कोई नहीं बताता, यानी जितने भी आपके सोर्स है उसी सोर्स से नहीं पता चलता कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के लोग ब्राह्मण थे। लेकिन बाकी तीनों सोर्सों में अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटर अलग अलग चीज़ बताते हैं। देखिए हम बताया आपको छत्री के रूप में वर्णन करने के लिए जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंशज थे वो छत्री से रिलेट करते हैं। लेकिन रोमिला थापर आते हैं, रोमिला थापर का मानना है कि ये लोग वैश्य थे, ये लोग टैक्स पेयर व्यापारी हुआ करते थे, ये लोग वैश्य थे। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस पुनर साहबा कहते हैं कि ये लोग पारसी थे, यानी ये विदेशी थे, पारसी लैंग्वेज के बोलने वाले थे। अगर यहाँ से एक अन्य बात हम करें तो आप देखेंगे जो शूद्र, तीसरी शाखा है शूद्र मानने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो, और दूसरा मुद्रा राक्षस, ये इन्हें शूद्र मानता है। साथ ही साथ अगर एक चीज़ और देखें, जस्टिन नाम का एक यहाँ पर विद्वान मिलता है जो कहता है, जस्टिन नाम लिख रहे हैं, जस्टिन एक विद्वान मिलता है जो ये कहता है कि ये डाकुओं का समूह हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य डाकुओं का राजा था, और ये पूरे भारत को 6 लाख पैदल सेना और 60,000 हाथियों से पूरे भारत को लेकर रौंद डाला था, ऐसी चर्चा जस्टिन करता है। और कहता है कि ये एक कैसा है, ये एक शूद्र है, या शूद्र उन्हें इस वर्ड में लिखा उन्होंने, ये नीचे वर्ग का एक व्यक्ति था। अगर देखा जाए तो पुराणों में जो चर्चा मिलती है, पुराण क्या मानते हैं, पुराण मानते हैं कि जो घनानंद, जो नंद राजा हुआ करते थे, नंद राजा के यहाँ एक औरत थी जिसको उन्होंने जबरदस्ती, या कहने का मतलब है जबरदस्ती शादी की, उनका नाम था मूरा से उन्होंने शादी की और इसी से चंद्रगुप्त मौर्य उनका पुत्र पैदा हुआ और बाद में यही सत्ता में आता है। तो ये थी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की। यहाँ से अगर आगे बढ़े तो हम बात करेंगे कि ये इसकी सबसे पहले पहचान किसने की, ये भी जानना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को ये पहचान की, उसका नाम क्या था, इतिहास में इसे सेड्रोकोटस के नाम से जानते हैं, सेड्रोकोटस के नाम से पहचान की गई थी, और पहचान करने वाले सबसे पहले जो विद्वान थे उनका नाम था विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में अगर देखें तो वो एक धर्म को अपनाता है, उसका नाम था जैन धर्म। जब हम जैन धर्म की बात कर रहे थे तो हमने जैन धर्म के विभाजन को बताया था, श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था, और उसी समय जो चंद्रगुप्त मौर्य था भद्रबाहु के साथ निकल गया था श्रवणबेलगोला, और वहीं पर वो संलेखना विधि से अपने जीवन का अंतिम अंत करता है। ये हमने आपसे बात की थी। अगर हम बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था, जो युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से। अब बात जरा कर लें सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर हमने बताया था सिकंदर, आपको बितफ्ता का युद्ध, सिकंदर जो भारत में आकर लड़ा था पोरस के साथ। सिकंदर जब ये युद्ध करके वापस जा रहा था तो अपने जो पश्चिमी प्रांत जो जीता हुआ था वहाँ पर सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को अपना सेनापति बनाया, और सेनापति बनाकर छोड़ के चला गया कि यहाँ से आप जो टैक्स होगा वो हमें देंगे। तो ये सेल्यूकस निकेटर उस समय वहीं पे अपना शासन कर रहा था जब वो
सिकंदर मर गया। लेकिन अगर देखा जाए तो जब इन दोनों की जो युद्ध होता है तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बहुत ही बुरी तरह से हार होती है, चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है। तो इन दोनों के बीच हार हुई, इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच एक संधि होती है। संधि में शर्तें बड़ी ही कठिन चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। पहली शर्त उन्होंने ये रखी कि आपकी जो पुत्री है उससे हमारे विवाह होगा, और उन्होंने किया। दूसरे उन्होंने शर्त रखी कि जो आपके क्षेत्र हैं, जो आपका हिस्सा है, जैसे प्रांतों को, जो पश्चिमोत्तर के प्रांत हैं, इन प्रांतों को हमें दहेज में आप देंगे, और उन्होंने दहेज में भी लिया। ये रणनीति होती है राजाओं की, एक तरफ उन्होंने अपने राजाओं से संबंध भी बनाया और दूसरी तरफ राज्य भी ले लिया। और तीसरी चीज़, उन्होंने 500 हाथी भी दहेज में प्राप्त किए। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अगर साम्राज्य की बात करें तो आप देखेंगे ये टोटल उसका पश्चिमी क्षेत्र था। पश्चिमी क्षेत्रों में हमें 5 क्षेत्रों की चर्चा मिलती है। कौन कौन 5 क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र में आपको हिरात की चर्चा मिलेगी, काबुल की मिलेगी, कंधार, बलूचिस्तान, बलूच और मकरान। ये 5 क्षेत्र जो थे ये जीते थे सेल्यूकस निकेटर से। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये 5 क्षेत्र प्राप्त किए थे, और मगध का जो साम्राज्य था, या जब मगध का साम्राज्य कहना उचित नहीं होगा, मौर्य साम्राज्य को ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैलाया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम था बिंदुसार। ये शासन में आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंत कर लेता है श्रवणबेलगोला में जाकर, तो सत्ता संभालने के लिए आते हैं बिंदुसार। अगर इनके अब तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को देख लें तो बहुत बड़े क्षेत्र में, पहली बार भारत में इतने बड़े क्षेत्र में कोई राजा आया और शासन किया। ये भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये तीनों राज्यों के क्षेत्रों के अलावा ये बांग्लादेश जो वर्तमान है, अगर देखा जाए कितने राज्यों में इसका शासन था वर्तमान राज्य में, तो ये था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों में। ये 5 राज्यों में, 5 देशों में फैला हुआ था वर्तमान के। लेकिन उस समय ये एक हुआ करता था जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम था अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके शासन में, जब शासन में सत्ता में आया तो इसके कई पुत्र हुआ करते थे, उसमें से एक पुत्र था अशोक, और एक महत्वपूर्ण पुत्र का नाम आता है जिसका नाम सुसीम था। अशोक को उन्होंने अवंती का गवर्नर बनाया था। अवंती कहाँ पे है? अवंती हमने जब 16 महाजन पर चर्चा किया था तो हमने आपसे बताया था कि यह उज्जैन में है। उज्जैन, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। आप अगर आज की न्यूज़ से देखेंगे तो आज और कल में लगातार ये न्यूज़ में चल रहा है कि जो विकास दुबे हैं, विकास दुबे कानपुर वाले, इन्हें उज्जैन से ही पकड़ा गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने पकड़ी है। रिसेंटली आप न्यूज़ देख रहे हैं। तो ये वही उज्जैन है जो उस समय अवंती के नाम से जाना जाता था। हमारा रेफरेंस था केवल आपको उज्जैन को अवंती के नाम से पकड़ाना, याद दिलाना। तो उज्जैन वही है जो अवंती के नाम से जाना जाता था उस समय। अब बिंदुसार का जो शासनकाल था, इसमें देखा जाए तो ये कई, इसके शासनकाल में बड़े ही विदेशी व्यापार बड़े ही महत्वपूर्ण चरम पे पहुँचे। इसने यूनान का राजदूत डायमेकस यूनान का जो राजदूत था वो इसके दरबार में आया। इसके साथ ही साथ इसके दरबार में मिस्र का भी एक राजदूत आता है जिसका नाम था डायनोसियस नाम का एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आता है, वो मिस्र से, और डायमेकस नाम का राजदूत यूनान से आता है बिंदुसार के दरबार में। इन्होंने सीरिया के शासक, जो आज का एरिया, जो आपका ईरान और सीरिया वाला हिस्सा है, वहाँ पे एक सीरिया का शासक हुआ करता था। सीरिया के शासक से इन्होंने 3 चीज़ों की मांग, लिखित रूप से दस्तावेज में 3 चीज़ों की मांग की थी। कौन कौन से 3 चीज़ थी? एक, उन्होंने मीठी शराब की मांग की थी कि मीठी शराब आप हमें अवेलेबल करा दें। दूसरी चीज़ उन्होंने मांग की सूखा अंजीर, क्योंकि सूखे अंजीर से बड़ी ताकत आती थी, इसलिए खाने पीने के लिए सूखे अंजीर की मांग की। और तीसरी उन्होंने बात की थी फिलोसफर, दार्शनिक की मांग की। तो वहाँ के जो सीरिया के शासक थे उनके संबंध बड़े अच्छे थे। उन्होंने एक पत्र लिखा
कि प्रिय बिंदुसार महोदय, आपको हम शराब और सूखी अंजीर अवेलेबल करा देते हैं, परंतु हमारे समाज में जो दार्शनिक होते हैं इन्हें बेचने या खरीदने फरोख्त करने की अनुमति नहीं देता, अतः आप मुझे माफ़ करें कि हम आपको दार्शनिक अवेलेबल नहीं करा सकते। तो इन्होंने दार्शनिक को नहीं दिया, बाकी उपयुक्त दोनों चीज़ों को भेजा इनके पास। और बिंदुसार की जो मृत्यु होती है वो 273 BC में मृत्यु हो जाती है। 273 में वृद्धावस्था में जाते जाते ये 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। इसी के शासनकाल में उत्तरापथ में एक विद्रोह होता है और उज्जैनी का भी विद्रोह होता है, जिसे आप देखेंगे जो अशोक है, अशोक जाकर इसे शांत करता है। अब बात आती है अशोक की। अशोक की आपको कहानी हमने बताई थी कि अशोक अब तक क्या था, ये आपको अशोक ही में दिख रहा है। अशोक अब तक क्या था, तो जी हाँ दोस्तों, अशोक को हमने बताया कि उज्जैनी का गवर्नर हुआ करता था। क्या था ये? उज्जैनी का गवर्नर हुआ करता था। उज्जैनी के गवर्नर में ये अपना महत्वपूर्ण शासन में योगदान दे रहा था उस समय। और जी जब आपने देखा कि 269 में से लेकर 232 तक के शासन में रहता है कौन? उज्जैन का गवर्नर यानी अशोक। लेकिन इसके बीच में 4 साल का गैप आता है। कौन सा 4 साल? अगर आप देखेंगे तो आपको हमने बताया कि 273 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो 4 साल का गैप बनता है, ये संघर्ष का काल होता था। ये सत्ता संघर्ष चल रही थी। किसके बीच? अशोक और अशोक के भाइयों के बीच एक युद्ध सा छिड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अशोक को 101 भाई थे और बिंदुसार की कई पत्नियां थी, जिनसे कुल मिलाकर 101 पुत्र हुए थे। हो सकता है कि द्वंद्वियां हों, जरूरी नहीं है, सत्य है, लेकिन ऐसा चर्चा मिलती है, क्योंकि जो किताबें उस समय हैं, जो ग्रंथ उस समय हैं, वो अपने आप को दिखाने के लिए अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि आपकी जो भी कुछ हो, संघर्ष तो हुआ, ये सत्य है, लेकिन कितने को उन्होंने मारा ये सत्य नहीं है, कितने को मारा ये सत्य नहीं। तो देखा जाए, इसके एक बड़ा भाई था सुसीम से सत्ता को लेकर इसका बड़ा ही संघर्ष रहता था। सुसीम चाहता था कि शासन में हम आए, जबकि अशोक चाहता था शासन में हम आए। सुसीम को इसने मारकर सत्ता प्राप्त की फाइनली, और सुसीम अपने जो चाहता था कि अशोक को मार दिया जाए, लेकिन अंततः अशोक सुसीम को मार देता है और सत्ता में आता है 269 BC में। बौद्ध धर्मग्रंथ चर्चा करते हैं कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की, क्योंकि 101 भाई थे, तो एक भाई अशोक से छोटा था। क्लियर? तो अब देखा जाए एक महत्वपूर्ण चीज़ कि जब ये शासन में आता है तो शासन में बड़ा ही क्रूर शासक हुआ करता था। ये प्रारंभ में जब शासन में आता है तो शैव धर्म का बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन इसकी क्रूरता के कारण ये जो धर्म था इसके ऊपर हावी कभी नहीं हुआ। ये अपनी बड़ी क्रूर शक्तियों के कारण बड़ा ही विख्यात था। अपने शासन के 9 वर्ष, जब वो शासन में आया उसके 9वें वर्ष इन्होंने अटैक किया। कहाँ पर? कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग के युद्ध में इसके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं आई कि वो शासक तलवार की विजय को छोड़कर धम्म की विजय की ओर मूव हुआ कि हमें तलवार नहीं बल्कि धम्म का शासन चाहिए, हमें नीति का शासन चाहिए, हमें ऐसा शासन चाहिए जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में राज करें, और वहाँ पे रक्त ना बहे बल्कि भावनाओं का संचार हो, लोग एक दूसरे से जुड़े, नीति का संचार हो। तो देखा जाए तो अशोक, अब कलिंग की जो विजय होता है, कलिंग का विजय आपको अगर हम बताएं तो अशोक के शासनकाल के 9 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें अशोक बहुत बुरी तरह से लोगों को मारता है और विजयी होता है। और इसी समय वो युद्ध की नीति का परित्याग करता है। वो करता क्या है? लाता है धम्म की नीति। युद्ध की नीति का त्याग करके धम्म की नीति लाता है, और धम्म की नीति लाने के बाद सबसे पहले ये जहाँ पर दर्शन करने के लिए जाता है वो लोकेशन थी बोध गया। धम्म की नीति के लागू करने के बाद सबसे पहले ये बोध गया आता है, और जैसा कि माना जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दिया था उनके गुरु का नाम था उपगुप्त। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की अशोक को शिक्षा दीक्षा दी, और अशोक तब से धम्म की ओर मार्ग प्रशस्त किया और अपने पूरे शासनकाल में धम्म को अपनाए रखा है। अगर देखा जाए तो जब कलिंग पर उन्होंने विजय की, कलिंग में शासन किया, तो कलिंग पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो कलिंग में किसका शासन था? तो वहाँ पे खारवेल वंश का शासक था, जो जैन हुआ करते थे, जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के सपोर्टर, संरक्षक हुआ करते थे।
अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों की रचना, बहुत सारे अभिलेख लिखवाए। अभिलेखों को अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसमें जो इसके अभिलेख हैं उसमें कुछ उपाधियों की चर्चा मिलती है। इसमें उपाधियों के अलावा 4 अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पर इसका मूल नाम की चर्चा मिलती है। उस अभिलेख को आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा है? पहला है मास्की अभिलेख। मास्की कहाँ में है, कहाँ पर है? मास्की कर्नाटक में है। दूसरा अभिलेख है आपका नेट्टूर, नेट्टूर का अभिलेख, ये भी कर्नाटक में। यहाँ पर भी जो अशोक है अपने अशोक नाम से अपनी चर्चा करता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उसका नाम है उद्गोलम। उद्गोलम में भी ये अशोक अपने आप को अपना नाम चर्चा करता है। ये तीनों अभिलेख कहाँ पर हैं? ये तीनों अभिलेख हैं कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है। लेकिन इसके साथ ही जो चौथा अभिलेख है, जो चौथा अभिलेख है उसे अगर आपको हम बताएं तो वो है मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, सही पकड़ा, मध्य प्रदेश में कौन सा अभिलेख है? उसका नाम है गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये चौथा अभिलेख था और यहाँ पर भी अशोक अपने मूल नाम की चर्चा करता है कि मेरा नाम अशोक है। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने अपने ही जो पुत्र थे, अपने सैनिकों, अपने गुप्तचरों को भेजा। साथ ही साथ इसने अपने पुत्र को भेजा कहाँ पर? श्रीलंका में। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को और पुत्री को भेजा। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा मिलता है। ये सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षक करता था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बराबर की पहाड़ी में, अभी आपको इमेज दिखाएंगे, बराबर की पहाड़ी में आप देखेंगे अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी, जिसका नाम था कर्णचौपर, विश्व झोपड़ी और सुदामा और लोपस। 4 नाम की उन्होंने गुफाएं बनवाकर आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी। अशोक के अभिलेखों में अगर देखा जाए तो कुछ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने 4 अभिलेखों को बताया, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम। ये 4 अभिलेख जो थे, ये चारों में अशोक की चर्चा मिलती। ऐसे ही अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें एक अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से जानते हैं। रानी का अभिलेख, ये रानी का अभिलेख का अर्थ ये है, अच्छा पहले ये है कहाँ पे? जी हाँ दोस्तों, ये कौशाम्बी में है। कौशाम्बी इलाहाबाद के से सटा हुआ एक जिला है। कौशाम्बी में यह अभिलेख है और कौशाम्बी अभिलेख में रानी का अभिलेख, इसे चर्चा क्यों कहते हैं रानी का अभिलेख? क्योंकि अशोक के इस अभिलेख में उसकी एक रानी कौरवकी की चर्चा मिलती है। कौरवाकी की चर्चा मिलती है, कौरवाकी की चर्चा मिलती है और इसीलिए इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ, इसके अशोक की परंपरा के बाद, जो अशोक जब शासन में सत्ता चलता है तो उसके बाद धीरे धीरे अशोक के शासक जो आते हैं, अशोक के जो उत्तराधिकारी आते हैं, वो बड़े ही कमज़ोर आते हैं। क्यों? इसके लिए कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक का जो तरीका था, जो धम्म की नीति थी, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा कहते हैं प्रशासन बहुत था, बड़ा था, जिसे समाज समेट पाना आसान नहीं था। तो अशोक के शासन के बाद कालांतर में एक शासन आता है जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसे मारकर शुंग वंश की स्थापना करता है। तो ये थी पूरे मौर्य वंश की कहानी। लेकिन इसके संदर्भ में आपको अगर देखा जाए तो अशोक ने जो कुछ महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें थी अशोक के अभिलेख से लेकर, उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पता लगाया था, हमने आपको बता रहे हैं। अब पता लगाना और लिखना पढ़ना दो चीज़ें होती हैं। पता लगाने वाले जो विद्वान थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था टी फाइनटेलर। और जिन्होंने पढ़ा था उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप महोदय ने इसे सबसे पहले 1837 में इसे पढ़ा था। और ये प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में, आईएएस में पूछा गया था, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो अशोक की शिक्षा दीक्षा की हमने बात की। और देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं उनकी हम आपसे बात करते हैं कि अगर देखा जाए जो मौर्य काल था, मौर्य काल के प्रशासन की अगर हम बात करें आपसे, तो पहले आप मौर्य काल का साम्राज्य देखें। मौर्य काल में विशेषतः अशोक का साम्राज्य देखें। अशोक का अब तक दोनों साम्राज्य की हम एक बार तुलना करा देते हैं। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और अशोक का साम्राज्य। आप चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को देखें, आपको इमेज में दिख रहा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासन में जो साम्राज्य हुआ करता था, जो मौर्य वंश फैला हुआ था, कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था।
लेकिन अगर यहीं पे आप अशोक के साम्राज्य को देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है। जो हिस्सा यहाँ पर छूट जाता है, कौन सा हिस्सा छूट जाता है आप देखेंगे तो यहाँ पे कलिंग छूट जाता है, मैसूर छूट जाता है, चोल और पांड्य छूट जाते हैं। ये वाले जो दक्षिण भारत में तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और अशोक ने दक्षिण की विजय प्राप्त की और दक्षिण की विजय के बाद पूरा दक्षिण केवल छोड़कर किनको, चोल, चेर, पांड्य, तटवर्ती शासन हुआ करते थे, इनको छोड़कर केवल सत्ता उनका स्वीकार कराकर ये पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में लेते हैं और शासन करते हैं। आप उसका उदाहरण देख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा जो है ये क्षेत्र है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार का। ये पूरे भारत क्षेत्र में अखंड राज्य करता है। ये हिस्सा पूरा चंद्रगुप्त अशोक के साम्राज्य का था। तो ये बहुत ही व्यापक रूप में आता है, लेकिन इतने बड़े सत्ता को संभाल पाना बहुत ही कठिन होता है। और इतने बड़े सत्ता को संभालने के लिए इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए थे प्रशासन के लिए। तो इसमें इसके प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका नाम है सप्तांग। केवल नाम जानना आपको महत्वपूर्ण है। सप्तांग का सिद्धांत ये दिया था कौटिल्य ने अपने बुक, किसमें हमने बताया था, अर्थशास्त्र की किताब। अर्थशास्त्र किताब का नाम है जो राजनीतिक की बुक है। और इन्होंने जो कर लगाते थे, जो टैक्स वसूलते थे, उन टैक्सों की आपको एक लिस्ट देंगे। जैसे सीता भूमि होती थी, एक सीता कर हुआ करता था जो राज्य की भूमि पर लगाया जाता था। रज्जु अधिकारी हुआ करते थे, प्रणय हुआ करते थे, समाहर्ता हुआ करते थे, संविधाता हुआ करते थे। एक अभी जब पीपीटी दिखाएंगे तो इनकी हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। इनका जो संपूर्ण राज्य हुआ करता था ये 5 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से 5 भाग हैं ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। 5 भागों में अगर देखें तो 5 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसे चर्चा करें तो आपको मिलेगा इन 5 भागों में पहला आपको उत्तरापथ। उत्तरापथ जो होता था, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो था तक्षशिला। ये वाला हिस्सा अगर देखें तो आपका उत्तरापथ राज्य हुआ करता था। दूसरा राज्य इसका था दक्षिणापथ। ये वाला हिस्सा दक्षिणापथ था। तीसरा भाग इसका कलिंग का हिस्सा था। ये वाला हिस्सा कलिंग का हिस्सा था। अच्छा जी हाँ दोस्तों, जो दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। कर्नाटक में एक लोकेशन है सुवर्णगिरी। और जो दक्षिणापथ हुआ, जो कलिंग वाला हिस्सा हुआ कर, 2 पथ हमने बताया, पहला उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ और तीसरा कलिंग। कलिंग की जो राजधानी हुआ करती थी तोसली, इसे अशोक ने विजय प्राप्त की थी अपने शासन के 9वें साल में। उसके बाद जो चौथा हिस्सा था ये था अवंती। ये जो चौथा हिस्सा था अवंती, जो उज्जैन वाला हिस्सा है उस वाले क्षेत्र में था, उसका हेडक्वार्टर उज्जैन था। और 5वां हिस्सा शेष जो भाग था मगध या प्राची के नाम से जाना जाता था। इसके प्रशासन को 5 भागों में उन्होंने बांटा था। जस्टिन लिखता है इस समय इसके प्रशासन के बारे में कि 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को इसने गुंडू डाकुओं की तरह रौंद डाला। ये जस्टिन का स्टेटमेंट था। तो आइए जितनी हमने बात की उसकी पीपीटी में बात करते हैं। देखिए, हमने बताया कि मौर्य जो शासनकाल है इसकी हमने जानकारी आपको बताई कि किस कौन से काल है, किसकी हम बात करेंगे। तो हमने बात की कि मौर्य काल की जानकारी के बारे में, शासक का योगदान, प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के बारे में, और मौर्य कला के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए इसके साथ स्रोत 2 हमने बताया, एक साहित्यिक, एक अभिलेखी हमें बताया रुद्रदामन का अभिलेख है। रुद्रदामन के अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख की जो जानकारी मिलती है उसमें 2 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर चर्चा मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण कराया था। और जो साहित्यिक अभिलेख है यहाँ पे 2 की चर्चा मिलती है महत्वपूर्ण, एक अर्थशास्त्र और दूसरा इंडिका। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, चाणक्य द्वारा लिखा गया। इसका एक और नाम मिलता है जिसे विश्वगुप्त के नाम से जानते हैं। इसकी ये राजनीति पर एक पुस्तक है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। टोटल 400 श्लोक हैं। मेगास्थनीज ने जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इसने मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दरबार में आया था। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम इंडिका था, और ये किताब लिखी गई थी यूनानी भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलें। दूसरी पीपीटी हमने अब शासन के बारे में बताया। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, धनानंद के बाद शासन में आता है। ये मौर्य वंश के क्षत्रिय सरदार इनके पिता हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस और ब्राह्मण जो ग्रंथ है चंद्रगुप्त मौर्य को ये शूद्र बतलाते हैं, जबकि पुराण है ये बतलाता है कि नंद जो शासक था उसकी पत्नी मुरा थी, उसी से उत्पन्न हुआ था। और जो स्कूनर महोदय है ये बताते हैं कि ये पारसी था। रोम या था पर इसे वैश्य की संज्ञा देते हैं, और हमने एक हायरार्की में आपको बातें
बताई। आगे बात करें, जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम हुआ करता था सेड्रोकोटस, की पहचान सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में ये भद्रबाहु के साथ संलेखना विधि से जाकर स्वर्णबेलगोला में अपने शरीर का अंत करता है। और एक युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य में, और इसके बीच बहुत ही बुरी तरह से सेल्यूकस निकेटर हारा था, चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का राजदूत था, सिकंदर का सेनापति था, और इसमें जो संधि हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य, इसने बड़े ही बायस रूप से संधि की थी और अपनी जीत का उसने परिचय भी दिया था कि उसने अपनी पुत्री को, उसकी पुत्री से खुद का विवाह किया, और उसने जितने जीते हुए प्रांत थे उनको दहेज में लिया, और साथ ही 500 हाथी भी ली। उसके बाद जो शासन में आता है वो था बिंदुसार, जिसे अमित त्रिचोटस के नाम से जानते हैं। और इसके शासनकाल में अशोक अवंती का गवर्नर था, हमने बताया। इसके शासन दरबार में विदेशी जो संबंध थे बड़े अच्छे थे। डायमेकस यूनान का राजदूत इसके शासनकाल में आता है। डायोनिसियस मिस्र का राजदूत है, इसके शासनकाल में भारत आता है। सीरिया के शासक से 3 चीज़ें मांगी, मीठी शराब, सूखा अंजीर और दार्शनिक, लेकिन ये दोनों चीज़ उपरोक्त दी थी, लेकिन उसने दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने एक दलील दी कि हम दार्शनिक की खरीद फरोख्त अपने यहाँ नहीं कर सकते। और 273 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मृत्यु के बाद 4 साल का गैप बना रहता है। उत्तरापथ में विद्रोह होता है और इसे अशोक ने जाकर वहाँ पर शांति की। और इसके बाद आपको हमने बताया कि 273 में अशोक शासन बनता है, 4 साल का गैप रहता है, और यहाँ पर एक भयंकर सत्ता संघर्ष चलता है। अशोक ने इस सत्ता संघर्ष में अपने 99 भाइयों की हत्या की, ऐसा कुछ बौद्ध साहित्य मानते हैं। बौद्ध साहित्य ऐसा इसलिए कहते हैं कि इतने बड़े क्रूर जो 99 भाइयों की हत्या कर सकता है, उसे हम बौद्ध के धर्म पे शामिल करने के बाद एक धम्म की नीति में लेके आते हैं, इससे उनके धर्म का प्रसार बहुत तेजी से होगा। 9वें वर्ष के शासनकाल में उसने कलिंग की विजय की। कलिंग में उस समय खारवेल वंश का शासक था। कलिंग विजय के बाद उसने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया, धम्म की नीति को फैलाया और सबसे पहले बोध गया। देवानीप्री राजा की उपाधि अभिलेखों में चर्चा करता है, और इसका मूल नाम अशोक 4 अभिलेख में मिलता है। मास्की जो कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश, नेट्टूर जो कर्नाटक में है, और उदयगोलम जो कर्नाटक में। इन अभिलेखों में इसके मूल नाम की चर्चा मिलती है। बौद्ध धर्म का प्रसार अगर देखा जाए तो इसने बहुत व्यापक स्तर पर कराया, और इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा अपने इस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान मिली। कौन कौन थे? चंद्र, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा और लोमस। ये 4 जो इसके झोपड़ियाँ थी या ये जो 4 गुफाएं थी, इन्हें बनाकर अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। अशोक के अभिलेख में एक अभिलेख ऐसा है जिसमें रानी कौरवकी की चर्चा मिलती है, अतः इस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। और ये अभिलेख कौशाम्बी, इलाहाबाद कौशाम्बी में अवस्थित है, और इसे रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए अशोक का जो हृदय परिवर्तन की जो चर्चा मिली है वो 13वें शिलालेख में है। अशोक धम्म की बात करता है। किस धम्म की परिभाषा देने वाले पहले जो विद्वान थे उनका नाम था राहुलोवाद, सूक्त में डिस्कस की गई है। और इसने जो लिपि की बात की, जिस लिपि में अपने अभिलेख को लिखाया, वो ब्राह्मी है, खरोष्टी है, रामायिक है और ग्रीक। अशोक के जो अंतिम अमौर वंश का शासक था उसका नाम बृहद्रथ था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा गुप्त ने दी, जो हिंद शान के अनुसार बात आती है। अशोक ने 25 बार मृत कैदियों को अपने राज्य से रिहा किया। ये बताता है कि कितना वो दयाशील था, कितना वो दयावान था। इसकी चर्चा वो बात करता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मौर्य कला के बारे में। आइए हमारी अभी प्रशासन बचा हुआ है। प्रशासन की हमने बात की थी आपसे। प्रशासन में वो सप्तांग सिद्धांत पे काम करता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसकी हम बात करेंगे कि देखिए जो सीता भूमि होती है ये राजा की भूमि हुआ करती थी। भाग किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है परहीनक जो था वो राज की भूमि पर जो पशु होते थे, अगर पशुओं ने कुछ नुकसान कर दिया है, कोई क्षति कर दी है, तो उसके आधार पे जो हर्जाना लगाया जाता था, उस हर्जाने को पशुहीनक के नाम से जानते हैं। पशुहीनक एक प्रकार का हर्जाना है जो राज की भूमि की हानि पर लिया जाता था। रज्जु जो होता है पैमाइश पर लिया जाने वाला कर था। पिंडकर राजा के द्वारा गांव पर जो गांव जो कर वसूला जाता था राजा के नाम पर, यह वार्षिक कर हुआ करता था, उसे पिंडकर के नाम से जानते हैं। एक कर होता था प्रवेश, और प्रवेश के साथ दूसरा कर था निष्क्रम्य। निष्प्रवेश जो कर होता था वो आयात कर हुआ करता था। कोई वस्तु अगर मंगा रहे हैं आप अपने देश में तो उसके लिए आयात पे लगाया गया, और निष्क्रम्य जो कर हुआ करता था वो निर्यात कर हुआ करता था। प्रणय जिसकी चर्चा मिलती है, ये आपातकालीन टैक्स हुआ करता है। जैसे ही सरकारों पर कोरोना के
दौरान सरकार ने भी जो कर्मचारी हैं उनसे आपातकालीन टैक्स की वसूली की। ये इसे ही उस भाषा में प्रणय कहते हैं। बिस्ती इस काल में बेगारी को कहते थे। अगर किसी कार्य के लिए पैसे ना दिए जाए तो बिस्ती हुआ करता था। समाहर्ता महत्वपूर्ण एक टर्म मिलता है। जो टैक्स अधिकारी हुआ करते थे वो समाहर्ता कहलाते हैं। इसके अलावा संनिधाता जो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे वो कोषाध्यक्ष कहलाते हैं। अखाराध्यक्ष एक खान मंत्री की चर्चा मिलती है। हृदयकर नहर, हृदयकर जो होता है वो नहर कर था, और उदक भाग सिंचाई कर था। जो सिंचाई के लिए जो टैक्स लगता था उसे उदक भाग बोलते हैं। एक चर्चा महत्वपूर्ण मिलती है यहाँ पे संचरा। संचरा राज्य में भ्रमणकारी गुप्तचर हुआ करते थे। ये घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करते थे। ये राज्य में जगह जगह घूमते रहते थे। एक महत्वपूर्ण न्यायालय जो होते थे इन्हीं, जैसा कि आपको पता है कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते थे। जो दीवानी न्यायालय होता था उसे धर्मस्थली के नाम से जानते हैं, और जो फौजदारी न्यायालय होता था उसे कंकट शोधन के नाम से जाना जाता था। हमने जैसा कि बताया कि पूरा जो मौर्य साम्राज्य था 5 भागों में बटा था। उत्तरापथ तक्षशिला की राजधानी थी। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, कलिंग, तोसली, अवंती, उज्जैन, प्राची, पाटलिपुत्र, ये पूरा साम्राज्य उसका 5 भागों में बटा हुआ था। जस्टिन कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर भारत में डाकुओं की तरह पूरी तरह से डाकुओं का गिरोह बताता है और पूरे भारत को लौट डाला, ऐसी चर्चा करता है जस्टिन। अब बात करेंगे हम आपसे मौर्य आर्ट के बारे में, मौर्य कला के बारे में, कि क्या मौर्य की कला क्या थी। जैसा कि आपको इमेज में दिख रही होगी, एक बड़ी ही सुंदर सी इमेज। इस इमेज की अगर हम बात करें तो ये है स्तंभ, मौर्य कालीन स्तंभ। अब स्तंभ में अगर बात करें तो स्तंभ मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बना होता था। सबसे पहला जो भाग होता था उसका होता था ये स्तंभ वाला हिस्सा या शीर्ष वाला हिस्सा, जो मुख्य भाग था। उसके ऊपर उल्टे कमल के अनुसार एक लटकी होती है, इसे उल्टी घंटी या कमल के अनुसार भी बोलते हैं। कमल, उल्टा कमल या घंटी। दूसरी ये होती थी स्तूपिका, जिसपे पशु शीर्ष रखा जाता था, और चौथा होता है पशु शीर्ष। ये 4 भागों से मिलकर ये मौर्य स्तंभ बने होते थे। इन्हें एक उदाहरण मिलता है, इन्हें एक चर्चा मिलती है कि ये कुछ जो ईरान में अकैमेनियन जो स्तंभ बनाते थे उन्हीं की एक कॉपी है। लेकिन अगर बात देखी जाए तो अकैमेनियन जो ईरान के स्तंभ हुआ करते थे वो छोटे छोटे भागों में मिलकर बना हुआ करते थे, छोटे खंडों में मिलकर बना हुआ करते थे, जिन्हें बारी बारी से एक खंड को एक खंड के ऊपर स्थापित किया जाता था। लेकिन जो मौर्य स्तंभ है वो एकाश्म है, पूरे ऊपर से नीचे एक ही भाग होने, बीच में जोड़ा नहीं गया है, तोड़ा नहीं गया है। अब अगर इसके आगे हम बात करें तो ये 4 भागों में हमने बताया कौन कौन से। सबसे ऊपर हमने बताया पशु शीर्ष, उसके बाद स्तूपिका यानी बैठने के लिए स्थान, उसके बाद उल्टी घंटी या उल्टा कमल, उसके बाद मुख्य भाग। ये जो मुख्य भाग होता था इसी पर वो अभिलेख लिखवाते थे। और अभिलेख इन्होंने हमने बताया कि जो लिपि थी उसको 4 लिपि में बांटा गया है। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। ये 4 लिपि में उनकी 4 लिपियाँ मिलती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ये लिखी गई हैं। सबसे अधिक खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि की सबसे अधिक ब्राह्मी में ही इन्होंने अपने अभिलेख को लिखाया है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो आपको एक इमेज और दिख रही होगी। ये आप इमेज देखें, आपको ये इमेज दिख रही है। ये मौर्य कालीन में बड़ी ही अद्भुत कला हुआ करती थी। ये छोटे छोटे पत्थरों को, जो छोटे छोटे पहाड़ियाँ हुआ करती थी, उन पहाड़ियों को काट दिया करते थे। काट कर आधे हिस्से को निकाल कर इसमें एक डिजाइन बनाया करते थे। ऐसे ही आप देखेंगे जो धौली की हाथी को बनाया गया, एक पहाड़ी है, पहाड़ी को काट कर हाथ निकलती हुई हाथी को बनाया गया। बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही सुंदर एक कलाकारी की गई है मौर्य काल में। और जैसा कि हमने बताया था, गुफाओं को काट कर बराबर में पहाड़ियाँ बनाई गई थी। उसमें हमने 4 गुफाओं की चर्चा की थी। कौन कौन से? हमने आपको बताया था विश्व झोपड़ी, हमने आपको बताया था बीकासूर, हमने आपको बताया था सुदामा, और हमने आपको लोमस। तो ये अब लोमस जो गुफा है उसका गेट दिख रहे हैं, ये गेट लोमस गुफा का बनाया गया है। लोमस गुफा का गेट है, अंदर गुफाओं बनाया है, जगह है अंदर रहने के लिए वो बिच्छुओं को। और ये जिस संप्रदाय को दिया गया वो संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय कालांतर में इनके वंश में एक और शासक होता है जिसका नाम दशरथ था। दशरथ ये 3 गुफाएं और आजीवक संप्रदायों को उसी बराबर की पहाड़ियों में बनाकर देता है, और इसीलिए इसे सप्तपर्णी गुफा के नाम से इन 7 गुफाओं को जाना जाता है। 4 अशोक ने बनवाए, 3 अशोक के पुत्र दशरथ ने बनवाए थे। तो ये थी यहाँ की बात। यहाँ से अगर आगे चले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको इमेज दिख रही होगी, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है।
राष्ट्रीय ये चिन्ह हमारा आपके सामने दिख रहा होगा। अगर देखा जाए तो इसके जो अलग अलग अभिलेख मिले हैं, इन्हें हम अभिलेखों को 4 भागों में बांटे हैं। पहला कौन सा? 4 भागों में अगर बांटने के समय हमने देखा कि पहले हमने बात किया शिलालेख। शिलालेख वो होते हैं कि जो बड़े बड़े स्थानों को काट कर, पहाड़ियों को काट कर बना दिए गए हैं, प्राकृतिक चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं और उसी चट्टानों पर लेख लिखे गए हैं। और दूसरा भाग वो स्तंभ लेख, जहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं हैं, जहाँ पर चट्टानें नहीं हैं, वहाँ पर स्तंभ को गड़वाया गया है और प्रत्येक को 2 भागों में बांटा गया है, एक लघु एक दीर्घ, एक लघु और एक दीर्घ। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें थी। अब यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो हमने आपको बताया कि जो मूल भाषा यहाँ की है, जो अभिलेख हैं उसकी जो मूल भाषा है, मूल भाषा क्या है? मूल भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा में ये सभी अभिलेख लिखे गए हैं। प्राकृत से आपको याद आ रहा होगा कि जैन धर्म का प्रसार जो शिक्षा दी उन्होंने प्राकृत भाषा में ही दिया है। बातें यहाँ तक स्पष्ट। तो यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो जो मौर्यकालीन अभिलेख है, सर्वप्रथम हमने आपको पहले बताया कि जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा है, और जिस अभिलेख को उसने पढ़ा वो कौन सा था? वो था दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम जॉन प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। भाब्रू अभिलेख भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो आइए आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्हों की थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, जो प्रतीक चिन्ह है हमारा, ये लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया है सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सारनाथ से। सारनाथ के स्तंभ पे एक ऊपर जो स्तंभ था, स्तंभ के ऊपर एकदम सेम इसी जैसे आपको ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज में जैसे ये सारनाथ का ही इमेज है, इस सारनाथ के इमेज में स्तंभ में मुख्य भाग के अलावा इस तरह से मुख्य भाग है, उसके ऊपर जो पशु शीर्ष रखाया गया है, उस पशु शीर्ष के स्थान पे शेर लगाए गए हैं। और कितने शेर? 4 शेर लगाए गए हैं। 4 शेरों को अगर डिटेल में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 और एक इनके पीछे छिपा हुआ है। इसके जो मुख्य भाग थे अगर देखा जाए तो इसकी जो पीठिका थी ये गोलाकार है। अलग अलग अभिलेखों अलग अलग स्तंभों में ये 3 तरह के पीठिका बनाते हैं, एक आयताकार, एक वर्गाकार और एक गोलाकार। तो यहाँ पर सारनाथ में जो पीठिका है वो कैसी है? गोलाकार है या वृत्ताकार पीठिका का प्रयोग किया गया है। पीठिका के नीचे कुछ जंतु या जानवर टहलते हुए दिखाए गए हैं। इनमें आपका घोड़ा है, आप देखेंगे हाथी है, आप देखेंगे हिरन है, आप देखेंगे सांड। ये 4 प्रकार के जीव यहाँ पे दिखाए गए हैं जो इस पीठिका के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। और बीच में 24 तिल्लियों वाला एक अशोक चक्र दिखाया गया है। और ये शीर्ष आपको दिख रहा है, इस शीर्ष के ठीक ऊपर आप इसमें देखें, ये जो शीर्ष दिख रहा है इसके ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा चक्र हुआ करता था, जो हमारा आज राष्ट्रीय चक्र जो प्रतीक चिन्ह है वो वहीं से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर स्तंभ की और डिटेलिंग हम बात करें, जैसा कि हमने बात किया था कि स्तंभ के नीचे मुख्य भाग हुआ करता था जहाँ पर स्तंभ लिखे जाते थे, लेकिन उसके 3 भागों को अलग अलग देखें तो पहला उल्टा कमल आपको स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर इसे घंटी के नाम से भी जाना जाता है। उल्टा कमल स्पष्ट दिख रहा है कि कमल उलट दिया गया। उसके ऊपर ये भाग पीठिका है, पीठिका को यहाँ पे वर्गाकार बनाया गया है। उसके बाद ये भाग पशु शीर्ष है। ये ठीक आपकी डिटेलिंग किसकी? आपके जो चिन्ह है प्रतीक उनकी। तो आइए अब हम पीपीटी देख लेते हैं। मौर्यकाल की जो बंदरगाह हुआ करते थे, 4 बंदरगाहों का चर्चा मिलती है, लेकिन मुख्यतः 3 बंदरगाह यहाँ पे हैं, एक ताम्रलिपि, एक भृगुकच्छ और एक सोपोरा, जिसमें ताम्रलिपि पूर्वी बंदरगाह है और भृगुकच्छ और सोपेरा आपके पश्चिमी बंदरगाह के एग्जाम्पल है। मौर्यकालीन जो कला है ये एक्रेमिनियन जो स्तंभ है उसकी तुलना की जाती है। ईरान में बड़े बड़े पैमाने पे बने थे और मौर्य स्तंभ की चोटी पे 4 जीव होते थे। हमने जैसा आपको डिटेल में बताया, शेर, सांड, हाथी, ये आज वहाँ पे महत्वपूर्ण थे। जो अभी तक सुरक्षित स्तंभ जो भारत में जो मौर्यकालीन मिले हैं उनमें बरसा बखीरा एक स्तंभ है जो बिहार में है, और लौरैया और नंदनगढ़ का अभिलेख है जो रामपुरवा में है। संकीसा और सारनाथ के अभिलेख हैं जो उत्तर प्रदेश में है। ये सुरक्षित अवस्था में पाए गए हैं, नहीं बाकी शेष जो अभिलेख हैं वो नष्ट हो चुके हैं। सारनाथ के अभिलेख के शीर्ष पे शेर है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमने जैसा कि बताया, और 4 स्तंभों को दहाड़ते हुए दिखाया गया है। पीठिका यहाँ की कैसी है? गोलाकार है। पीठिका के नीचे सांड, हिरन और घोड़े आदि जंतुओं को उकेरा गया है। इसमें एक अन्य जंतु जो हाथी है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अगर हम चले तो आपसे हम बात करेंगे मौर्यकालीन अभिलेखों को सर्वप्रथम जिसने पढ़ा था उसका नाम जॉन प्रिंसेप था। इनकी जो भाषा थी प्राकृत थी और लिपि हमने बताया कि ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्टी और यूनानी थी। अभिलेखों को
4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, लेकिन 2 भागों में अगर शिलालेख देखें तो शिलालेख और अभिलेख में बांटा गया। शिलालेख ऐसी जो चट्टानों पर लिखे गए हैं, अभिलेख जो स्वतंत्र रूप से गाड़ कर लगाए गए हैं। शिलालेखों में 2 प्रकार है, एक लघु और दीर्घ। लघु शिलालेख 8 लघु शिलालेख 20 स्थानों से मिले हैं, जबकि दीर्घ शिलालेख केवल 8 स्थानों से मिले हैं। ये प्राकृतिक चट्टानों पर लिखा गया है। अगर देखा जाए तो भाब्रू लघु शिलालेख अशोक ने अपने स्वयं को बताया कि आई एम द किंग ऑफ द मगधा, यानी मैं मगध का राजा हूँ। और जो स्तंभ लेख हैं ये भी 2 प्रकार के हैं, आप देखेंगे एक लघु और एक शीर्ष। जो प्रशासनिक निर्देश हैं ये लघु स्तंभों में उन्होंने चर्चा की है। ये 5 स्थानों से मिले हैं। इनमें जो लैंग्वेज का यूज़ किया, जो लिपि का यूज़ किया, केवल ब्राह्मी लिपि की यूज़ की गई है और प्राकृत भाषा का। कहीं कहीं इनके अभिलेखों में संस्कृत भाषा भी देखने को मिलती है, लेकिन मेजर जो लैंग्वेज है वो आपकी प्राकृत है। इसकी इतर अगर बात करें तो जो दीर्घ अभिलेख हैं ये प्रशासन और धर्म की चर्चा इसमें करता है, और 6 अभिलेखों से मिले हैं। ये पत्थरों के स्तंभ पर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।